नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GBR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के भारी डिमांड के बाद आज मैं जीके के वो 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एसएससी CGL 2024 में पूछे गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जो क्वेश्चन है उसका आप फुल एक्सप्लेनेशन देखें, क्योंकि आप सिर्फ आंसर देखते हो और चले जाते हो। एक्सप्लेनेशन भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक है। और मैं वीडियो के लास्ट में वैसे बच्चे जो कि हमसे प्रश्न कर रहे थे कि सर अब क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए लास्ट समय में, तो मैं उनके लिए भी कुछ बातें बताया हूँ लास्ट में। तो आप जो है कि लास्ट तक बने रहिए। चलिए ठीक है, आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। भारत के राजनीतिक पार्टियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया? आप सबसे पहले कथन को देखिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप आंसर देख करके और चले जाते हो। ठीक है, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो आप सुनते नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन भी सुन लिया करो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि इसका ऑप्शन ए क्या कहता है। ऑप्शन ए कहता है भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। ये तो बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग द्वारा ही राजनीतिक दलों का जो मान्यता है वो दिया जाता है। और राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह राष्ट्रपति प्रदान करता है। ये तो गलत है, ये राष्ट्रपति प्रदान नहीं करता है। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं वो चुनाव आयोग द्वारा ही दिए जाते हैं, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित दल के लिए किसी पंजीकृत दल को राष्ट्रीय दल के लिए, राष्ट्रीय दल अगर बनना है तो किसी पंजीकृत दल को 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल करना आवश्यक है। ये भी कथन एकदम सही है। ठीक है, 3 राज्यों में लोकसभा की कम से कम जो है उसको टोटल सीट जितने हैं राज्य में उसके 2% उसको सीट हासिल होना चाहिए। ठीक है, और भी इसके कई क्राइटेरिया हैं, जैसे कि 3 राज्यों में 2% सीट तो हो गई लोकसभा, लेकिन अगर पूछे मत, तो मत जो होता है वो 4 अलग अलग राज्यों में 6% मत अगर किसी भी पार्टी जो राज्य स्तरीय जो पार्टी है वो ले आती है 4 अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में 6% मत अगर लेकर आती है तो उसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता चुनाव आयोग देती है। ये भी सही है, राष्ट्रीय दल की मान्यता कौन देगी? चुनाव आयोग देगी। और ये जो राजनीतिक दलों की जो मान्यता है वो भी चुनाव आयोग देगी। और चुनाव चिन्ह भी जो है वो भी कौन देगी? तो चुनाव आयोग देगी। यानी कि ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, ये एकदम प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो ऐसा आप प्रश्न जो ऐसे कि राजनीतिक पार्टी के बारे में आप एक बार पूरा देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में जो है वो टोटल 8 प्रमुख तथा 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। कितने? 8 जो हैं वो प्रमुख हैं और 13 जो हैं छोटे छोटे जो औद्योगिक प्रदेश हैं वो हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन रायपुर कोरबा औद्योगिक प्रदेश, ये ऑप्शन है। तो ये नहीं है दोस्तों, यही इसका आंसर है। रायपुर कोरबा औद्योगिक प्रदेश नहीं है। ठीक है, ये है दिल्ली गुरुग्राम दिल्ली मेरठ और छोटा नागपुर और कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। दरअसल जो प्रश्न आए हुए थे शिफ्ट में वो आया हुआ था कि इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत का औद्योगिक प्रदेश है, तो वहाँ पे ऑप्शन में छोटा नागपुर पठार था, तो वो हमने लगाया था। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो आप लोगों को बताने के लिए, ताकि आप लोग जो हो वो औद्योगिक प्रदेश के बारे में जानो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया। और जो 8 जो मुख्य जो औद्योगिक प्रदेश हैं उसका सूची मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे 8 प्रमुख जो हैं औद्योगिक प्रदेश। मुंबई थाने औद्योगिक प्रदेश है, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है, और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश है, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक
प्रदेश। और जो 13 जो छोटे छोटे जो लघु औद्योगिक प्रदेश हैं वो हैं, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप एक बार जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी नदी भारत में पूर्व की ओर बहती है? दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो है, भारत का पहले हम नक्शा आपको दिखाते हैं। ये रहा भारत, सॉरी, ये रहा मान लीजिए भारत का नक्शा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, इधर होता है ये वेस्ट, ये हो गया वेस्ट पश्चिम, और इधर है पूरब। भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो ऐसे जाती हैं। ठीक है, क्योंकि भारत का जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। गंगा भी इसी में जाती है, सारा बहुत सारी नदियां जो हैं इधर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ पश्चिम की ओर बहती हैं, और वो नदियां कौन कौन सी हैं वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो उसके लिए 5 ही नदी आपको याद रखना होता है। कौन कौन सा, मैं आपको ऐसे लिखता हूँ, 5 नदी आप एकदम याद रखो। NTSLM, एक मिनट मैं फिर से लिखता हूँ, NTSLM, मतलब एक नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी और माही। ठीक है, तो इनमें से एक अलग कौन दिख रहा है, तो एक गोदावरी दिख रहा है दोस्त। ठीक है, गोदावरी जो है वो पूर्व की ओर बहती है, और जो बाकी जो नदियां हैं वो सारे पश्चिम की ओर बहने वाली हैं, यानी कि गोदावरी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्राचीन भारत में आहार और या राष्ट्र शब्द किस राजवंश से संबंधित था? कौन कौन सा शब्द, आहार और राष्ट्र। ठीक है, ये जो शब्द हैं ये किस राजवंश से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द हैं एंशियंट हिस्ट्री के हैं। एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी शब्द हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो आप ज़रूर एक बार देख लें। ठीक है, जैसे कि ये जो आहार और राष्ट्र शब्द है ये सातवाहन वंश से संबंधित था। ठीक है, इसका राइट आंसर सातवाहन वंश है। मैं आपको कुछ और शब्द दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये शब्द हैं, एक मिनट, हाँ, अग्निकुला। अग्निकुला जो है कुछ राजपूत वंशों का समूह था जो यज्ञ हवन कुंड से उत्पन्न होने का दावा करता है। क्या, अग्निकुला। और ये अग्रहारा, ये जो था राजा द्वारा ब्राह्मणों को गांव की भूमि या कर जो दान दिया जाता था उसको अग्रहारा कहा जाता था। आजीवक क्या था, तो आजीवक एक संप्रदाय था किसका, जैन धर्म का, है ना। बुद्ध के समय में यह समृद्ध हुआ था, बुद्ध के समय में यह बहुत ज़्यादा पनपा था। अमात्य किसको कहते थे, तो मौर्य काल में उच्च अधिकारी के लिए प्रयुक्त जो शब्द था, जो उपाधि था, वो अमात्य कहा जाता था। और देखते हैं तो भुक्ति, भुक्ति जो था गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई का नाम था भुक्ति। बोधिसत्व क्या था, वह व्यक्ति जो विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता था और निर्वाण प्राप्त करता था, मतलब विश्व के कल्याण के लिए कार्य करे और उसके बाद उसका जो है वो मुक्ति मिल जाए उसको, तो उसे बोधिसत्व कहा जाता था। ब्रह्मचर्य क्या था दोस्तों, तो जीवन के 4 चरणों में से पहला जो था वो ब्रह्मचर्य था। जो 4 जो था वो था क्या, ब्रह्मचर्य, है ना। और ये ब्राह्मण क्या थे, तो चारों वेदों के भजनों पर टिप्पणी सहित प्राचीन भारतीय ग्रंथों का जो संग्रह था वो ब्राह्मण कहलाता था। और चैत्य क्या था, तो एक बौद्ध पूजा स्थल था बौद्ध का, जिसे चैत्य कहा जाता था। कूला क्या था, तो कूला जो है कुल या विस्तृत परिवार को कुल कहते थे। मंडलम आप जरूर याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक प्रशासनिक इकाई था ये मंडलम, जिसका प्रयोग दक्षिण भारत में अक्सर किया जाता था। और मठ जो है वो क्या था, तो धार्मिक प्रतिष्ठान से जुड़ा जो शिक्षा का केंद्र था उसे मठ कहा जाता था। और नगारा जो है मंदिर स्थापत्य शैली मध्य भारत में विकसित हुई थी। जो नगारा है वो मंदिर स्थापत्य शैली है, और ये मध्य भारत में विकसित हुई थी और उत्तर भारत में भी ये फैला हुआ था। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इसमें आपको संविधान की विशेषता भी बताऊंगा। ठीक है, तो संविधान की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण, है ना, तो ये तो है, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है इस, ठीक है, ये सही है।
और कठोर और लचीलेपन का भी मिश्रण है, ये भी सही है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान, नहीं, ये दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में कैसी नागरिकता दी जाती है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान, ये भी सही है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। तो ये जो है ये नहीं है, दोहरी मताधिकार का दोहरी नागरिकता का प्रावधान, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और भी देखते हैं कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो हमारा देश का है। विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है, कुछ आयरलैंड से लिए गए, कुछ ब्रिटेन से लिए गए, कुछ अमेरिका से, कुछ रूस से, कुछ कनाडा से। ठीक है, हर जगह से लिया गया। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। सरकार का संसदीय स्वरूप है, ये जो है हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, है ना। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है, हमारे जो संविधान है उसकी विशेषता है ये। कानून का शासन यहाँ पे चलता है। और एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, न्यायपालिका जो है वो कैसी है? स्वतंत्र है, इस पर किसी का जो है जोर ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपना कार्य खुद करती है, वो अपना डिसीजन खुद लेती है। मौलिक अधिकार है हमारे संविधान की विशेषता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं और मौलिक कर्तव्य भी दिया हुआ है। भारतीय धर्म निरपेक्षता भी है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है हमारे संविधान की विशेषता। एकल नागरिकता है हमारे संविधान की विशेषता। आपने प्रश्न में देखा था कि दोहरी नागरिकता दिया हुआ था, यानी डबल सिटीजनशिप। ठीक है, वो नहीं है। हमारे संविधान में कैसी विशेषता, कैसा प्रावधान है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। और जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो कब हुआ था दोस्तों, कब लागू हुआ था? तो 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा ही जो है हमारे देश में जो है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है। स्वतंत्र निकाय है और आपातकालीन प्रावधान भी हैं, आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका से इसे लिया गया था, है ना। त्रिस्तरीय सरकार है यहाँ पे और सरकारी समितियाँ भी है। तो ये रहे हमारे संविधान की विशेषता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकनायक किसे कहा जाता है दोस्तों? सबसे पहले तो हम देखेंगे कर्पूरी ठाकुर। तो आपने देखा होगा कि कर्पूरी ठाकुर को अभी भारत रत्न दिया गया था और इन्हें जननायक कहा जाता है। क्या? जननायक। राजेंद्र प्रसाद, इनको क्या कहा जाता है? इनको देश रत्न कहा जाता है, देश नायक भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है ना। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक। और लोकमान्य तिलक है, ये जो तिलक जी हैं इनको लोकमान्य कहा गया है। ठीक है, हम और भी कुछ जो महत्वपूर्ण जो उपनाम है वो हम देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ देखिए, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, बंगाल के थे ये, बांग्लादेश के थे। अभी हाल ही में जो इनकी बेटी थी शेख हसीना, उनको वहाँ से भागना पड़ा है। बांग्लादेश के पिता जो थे, जैसे हमारे देश के जो पिता हैं वो महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता, तो वैसे ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता था। परंतु वो तो अब बांग्लादेश में हालत इतना बिगड़ गया है कि वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियाँ भी अब तोड़ी जा रही हैं, है ना। कुछ भी लोग कर दे रहे हैं, समझ में नहीं आता है क्या करेंगे वहाँ के लोग। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है और दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। यही हमारा प्रश्न पूछा गया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक जो मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, आधुनिक मीरा। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास जी को कहा जाता है। ठीक है, गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है और भारतीय इतिहास के निरीप निर्माता कहा जाता है सैयद बंधु को। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को। लिटिल कारपोलर कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। ब्लैक गांधी कहा जाता है किसे? मार्टिन लूथर किंग को, है ना। और प्रियदर्शी कहा जाता है सम्राट अशोक को। मिस्टर क्लीन कहा जाता है राजीव गांधी जी को, ये इंपॉर्टेंट है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और अजात शत्रु भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि अजात शत्रु जो है वो एक हर्यक वंश का शासक भी रहा है और अजात शत्रु जो है, एक मिनट, अजात शत्रु जो है वो हर्यक वंश का शासक रहे हैं और इनका जो उपनाम था वो क्या था? कुणिक था। क्या था? कुणिक। अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुणिक था। ये अजातशत्रु अलग हैं, ये जो है प्राचीन भारत से संबंधित हैं, ठीक है, जो कि हर्यक वंश के शासक थे।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। महाराष्ट्र के किस व्यक्ति को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? विच पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र वाज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 2023? तो इसे भी आप ध्यान रखिए कि पद्म विभूषण जो पूछा गया है वो 2023 का पूछा गया है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के व्यक्ति होने चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव, इनको तो 2023 में दिया गया था, लेकिन ये जो है यूपी से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन, ये इनको 2023 में दिया गया और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, तो ये आपका आंसर सही है। आर श्रीनिवासन वर्धन, इनको भी 2023 में दिया गया था, ठीक है, लेकिन ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। अब बिंदेश्वर पाठक को तो अभी इस बार दिया गया है ना, हाँ इसी बार तो दिया गया है। सुलभ शौचालय वाले बिंदेश्वर पाठक जो सुलभ शौचालय वाले हैं, इनको 2024 में दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाकिर हुसैन है। हम देखते हैं 2024 में किसको किसको भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो 5 व्यक्ति को दिया गया। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को, चिरंजीवी को जो कि साउथ के सुपरस्टार हैं, वैजयंती माला है ना, ये कलाकार हैं, पद्मा सुब्रमण्यम और बिंदेश्वर पाठक जी को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। मैं लास्ट में कुछ जो है से आपको टिप्स बताने वाला हूँ, वो आप एक बार ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आया है, मैं वो जो क्वेश्चन है उसका मैं लास्ट में सबका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। कोविड-19 महामारी के हालात को देखते हुए किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? विच एक्ट वाज अमेंडेड इन व्यू ऑफ द सिचुएशन ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। तो कोविड-19 पेंडेमिक में क्या हो रहा था कि जो अस्पताल थे, जो कि उसकी स्थिति तो काफ़ी दयनीय थे, कहीं पे ऑक्सीजन कम जा रहा है, कहीं पे वेंटिलेटर कम जा रहा है, जिसके चलते जो लोग थे, जो कि मतलब पेशेंट थे, उनके जो परिवारजन थे, वो बहुत तोड़ फोड़ हंगामा कुछ भी कर दे रहे थे, जिससे सरकारी जो संपत्ति है उसका क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। इसलिए ज़रूरत पड़ा उसको क्या करने की, अमेंडमेंट करने की, संशोधन करने की, और इसीलिए ये जो न्यूज़ है ये बहुत चर्चा में रहा। तो ये आप करेंट अफेयर का ही बोल सकते हो, करेंट अफेयर ही था ये, ठीक है। तो ये महामारी रोग अधिनियम 1897 जो है इसको संशोधित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। और भी जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आप ज़रूर एक बार आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 1 मिनट दोस्तों। वृक्क की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है? What is the microscopic structural and functional unit of the kidney? तो ये देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है, जाइलम, फ्लोएम और नेफ्रॉन। तो आपको पता है वृक्क की सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहा जाता है। ये देखिए जाइलम ये तो जल ले जाने का काम करता है और फ्लोएम फल का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पुराने पत्थरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ ओल्ड स्टोन्स कॉल्ड? दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि आपको जब भी ये ऑप्शन रहेंगे तो ये जो है इंग्लिश का ही वर्ड आपको दिया हुआ अब होता है। अब जो एग्जामिनर है वो भी बहुत चालाक हो गया है, वो जानता है कि हिंदी देंगे तो बच्चे सारे वो कर जाते हैं, क्योंकि हिंदी का जो वर्ड है वो मेल खा जाता है। यहाँ पे क्या होगा इसका, पुराने हम एक एक करके देखते हैं। सॉरी यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, पेट्रोलॉजी नहीं, ये पेडोलॉजी है। क्या है? पेडोलॉजी, ये आप सुधार करना। पेडोलॉजी ये मृदा के अध्ययन को कहा जाता है ना, जो मिट्टी के अध्ययन है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी, ये देखिए पैलियोंटोलॉजी जो है क्या कहते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं। किसको? जीवाश्म का जो अध्ययन होता है, सॉरी जीवाश्म के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। एपिग्राफी जो है शिलालेख के अध्ययन को कहते हैं। किसको? शिलालेख, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। आपको शिलालेख के बारे में भी पता होना चाहिए। जो अशोक के जो 13 जो शिलालेख हैं उसके बारे में आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे 13वां जो शिलालेख है अशोक का, उसके बारे में पूछा गया है, जिसमें कलिंग का जो युद्ध का वर्णन है उसके बारे में। 13वां शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है, उसके बारे में प्रश्न आ चुका है। इसका राइट आंसर है क्या? आर्कियोलॉजी। ये आर्कियोलॉजी जो है उसमें पुराने पत्थरों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। हम और भी देखते हैं कुछ अध्ययन, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास, रीति रिवाज, परंपराओं से संबंधित विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं।
एस्ट्रोलॉजी मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभावों को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आप देखते होंगे कि जो अंधविश्वासी जो लोग होते हैं, अंधविश्वासी लोग, वो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, हाथ दिखाएंगे, बाबा मेरा हाथ देख दीजिए, है ना, क्या है, शादी होगा कि नहीं होगा, ये वो, ठीक है, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये ऐसा कुछ होता नहीं है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और सेरेमिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, चीनी के बर्तन तैयार करने से संबंधित जो विज्ञान है उसको हम कहते हैं सेरेमिक्स। कीमोथेरेपी जो है रासायनिक यौगिकों से जो उपचार किया जाता है उसको कीमोथेरेपी कहा जाता है। ये आप इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लाया है। ऐसे तो लूसेंट में तो बहुत ईजी बहुत सारे दिए हुए हैं, मैंने वो बहुत कम लाया, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लाया है। एक बार ज़रूर इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। इकोलॉजी वनस्पतियों और प्राणियों के प्रकृति से संबंधों का क्या कहते हैं, जो वनस्पति और प्राणी की जो प्रकृति से संबंध होते हैं उसके अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं, है ना। एंड क्या है, एंटोनोलॉजी, हाँ, ये कीट पतंगों का अध्ययन को एंटोनो नहीं होगा, एंटेमो होता है, एंटोमोलॉजी, यहाँ पे मो होगा, एंटेमोलॉजी। और एपिडेमियोलॉजी जो है महामारी और उसके उपचार से संबंधित है। आपको पता है कि एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी होता है ना। एपिडेमिक और पेंडेमिक तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आप अच्छे से इसके बारे में आप जानते होंगे। एक्स बायोलॉजी में क्या क्या किसका अध्ययन होता है, तो अन्य ग्रहों व उपग्रहों के जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है एक्स बायोलॉजी में। जियोलॉजी में भूगर्भ संबंधी उसकी बनावट, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का जो अध्ययन है जियोलॉजी में किया जाता है। और जेरंटोलॉजी में वृद्धावस्था से संबंधित जो तथ्यों का जो अध्ययन होता है उसे जेरंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ये जो है सबसे ज़्यादा रेलवे के एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, इजराइल और जॉर्डन के मध्य कौन सी खारे पानी की झील है। दोस्तों ये प्रश्न भी जो प्रश्न आए हुए हैं मैं वही करवा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई भी मैंने अपने खुद से प्रश्न ऐड नहीं किया है। इजराइल और जॉर्डन के मध्य कौन सी खारे पानी की झील है, ये जो है मृत सागर है। जो ह्यूरन झील और ईरी, ये किसके किसके मध्य हैं, तो यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के जो मध्य है वो ह्यूरन झील और ईरी झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर आपको पता होगा, ये सागर लगा हुआ है लेकिन ये झील है ना, सबसे बड़ा झील है ये। और ये कहाँ है, तो रूस में है, रूस कजाकिस्तान में है। कहाँ, रूस कजाकिस्तान। इसे जो है दरअसल दोस्तों इसे 4-5 देशों के बीच में ये जो झील है वो है, कौन, कैस्पियन सागर। हम और भी देखते हैं अगला प्रश्न, एक मिनट दोस्तों, ये रहे अगले प्रश्न। टाइम पत्रिका 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन भारतीय शामिल नहीं था। अब देखिए कि टाइम पत्रिका 2021 से क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो इसको भी आप करेंट अफेयर भी मानिएगा, है ना। ये देखिए, विच इंडियन वाज नॉट इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। ये देखिए, ये जो है इन्फोसिस नहीं, ये जो दवा है कौन, एस्ट्रेजेनिका, एस्ट्रेजेनिका के ये जो है ये एस्ट्रेजेनिका से संबंधित है, आधार पूनावाला, इनको तो शामिल किया गया था। नरेंद्र मोदी भी शामिल थे और ममता बनर्जी भी शामिल थी, 3 व्यक्ति शामिल थे, अमिताभ बच्चन शामिल उसमें नहीं थे। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, तमिल व्याकरण की वह कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे प्राचीन रचना कहा गया है। तो ये जो है तोलकाप्पियम है, कौन, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम जो है वो तमिल साहित्य है उसका सबसे प्राचीन रचना जो है, व्याकरण जो है वो तोलकाप्पियम है, ठीक है। ये महाभारत का पुराना नाम यहाँ पे दिया हुआ जय संहिता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है तोलकाप्पियम। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम में एक बच्चे के जन्म के मौके पर कितना पेड़ लगाया जाता है। दोस्तों ये जो है, हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इन सिक्किम। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह शायद में छूट गया है, ये जो है इंट्रोगेटिव मार्क्स भी होगा। 150, 200, 151 या 100। इसमें इसका राइट आंसर जो दोस्तों है वो है कौन, 100। सिक्किम में जो है एक योजना चलाई गई थी, उस योजना का नाम था मेरो सुख मेरो संतति। इस योजना का नाम था मेरो सुख मेरो संतति,
मेरो संतति संतति ये जो योजना था, इस योजना के तहत जो है वहाँ के सिक्किम के मुख्यमंत्री जो थे पेमा खांडू, उन्होंने इस योजना को शुरू किया था। और जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके ओकेजन पर वहाँ पे जो है 100 जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? ये तो इजी प्रश्न था। 6.022 इंटू 10⁻23 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि जो साइंस से जो महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं वो देखते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ये तो मैथ में भी यूज किया जाता है। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। और ये क्या है? LB। ये वॉल्यूम। फिर चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। वेग बराबर मतलब वेलोसिटी, ये जो है विस्थापन बटा समय होता है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, वेग बटा समय होगा। बल फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। संवेग मोमेंटम बराबर क्या होता है ना? द्रव्यमान गुने वेग या फिर बल गुने समय, ये जो होता है मोमेंटम का फार्मूला होता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने समय। और दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। आगे देखते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई। और घनत्व यानी डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो रेखीय वेग बटा त्रिज्या, रेखीय वेग बटा त्रिज्या, ये रेखीय वेग बटा त्रिज्या हम देखेंगे। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, और कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुने दूरी स्क्वायर बटा द्रव्यमान स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटा द्रव्यमान। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको दिए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये पूछ लिए जाते हैं और एसएससी भी अब पूछने लगा है। आगे बढ़ते हैं। गिरिजा देवी का जन्म स्थान किस भारतीय राज्य में है? सबसे पहले मैं बता दूं कि गिरिजा देवी जो है वो ठुमरी की रानी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठुमरी की रानी। इनको जो है 2016 में जो है पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म विभूषण। ठुमरी नृत्य से संबंधित है और बनारस घराने से संबंधित है। कहाँ से? बनारस। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 1992 में भारत में दारोगा प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड द इंस्पेक्टर सिस्टम इन इंडिया इन 1792? दोस्तों इसका राइट आंसर है क्या? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे भारत में 1792 ईस्वी में क्या शुरू किए थे? 1792 में क्या शुरू किए? तो दारोगा प्रणाली। जो दारोगा प्रणाली था वो 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। हम आगे देखते हैं कि और भी जो समाज सुधारक जो अधिनियम है वो कौन कौन शुरू किया और कब शुरू हुआ। देखिए, शिशुवध प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलेजली के शासनकाल में लगा, जो कि 1798 से 1805 तक रहे थे। शिशु हत्या पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, सती प्रथा प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लगाया गया। 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनब्रो। देखिए, दास लोग क्या करते हैं? बोरा उठाते हैं, तो आप बोरा से आप याद रख सकते हैं एलनब्रो। ठीक है, 1843 में लगाया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंध कर दिया गया, मतलब दास प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया। और देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लगाया गया और इसे 1856 में लगाया गया। विधवा जो विवाह था उसकी अनुमति दे दी गई थी। जो विधवा लोग होते थे, विडो, उनको क्या किया गया कि पुनः विवाह करने का जो है से अनुमति दिया गया, रीमैरिज। नेटिव मैरिज एक्ट जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में लगाया गया 1872 में, और अंतर्जातीय विवाह को स्वीकृति दी गई, मतलब एक जात दूसरे जात में विवाह कर सकते थे। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के शासनकाल में लगा 1891 में। लड़की के लिए विवाह की हेतु जो न्यूनतम आयु था उसे 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लगा 1930 में। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित
किया गया था। तो ये भी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर एक बार याद कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय खेल मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज द इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वर्क? गृह मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगर कोई बच्चा देख रहा होगा 18 तारीख का शिफ्ट सेकंड वाला, तो वो तो एकदम खुश हो रहा होगा कि आज हमें टोटल प्रश्न देखने को मिल गए, लेकिन इसके पीछे कितना मेहनत है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत किया मैंने, तब ये प्रश्न जाके तैयार हुए हैं। और एक हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे जो है टेलीग्राम पे बात की थी, अंकित मिश्रा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूँगा। ठीक है, उन्होंने प्रश्न जो है वो मुझे लिख के भेजे थे, जो टोटल जो प्रश्न थे वो उन्होंने बाकायदा क्या किया कि रिटन फॉर्म में मुझे भेजे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय खेल मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी इज गिवन इन विच स्पोर्ट्स? तो ये जो है नेशनल गेम्स में दिया जाता है। किसमें? नेशनल गेम्स में। नेशनल गेम्स में जो सबसे ज़्यादा जो पदक जीता है, जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण मेडल जीतता है, उसको दिया जाता है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसा है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस राज्य में माता काली के मंदिरों में युद्ध कला संबंधी नृत्य पठैनी किया जाता है? इन विच स्टेट द मार्शल आर्ट रिलेटेड डांस पठैनी इज परफॉर्म्ड इन द टेम्पल ऑफ माता काली? यहाँ पे माता भगवती भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है भगवती भी दे सकता है, माँ भगवती, कहीं में भगवती भी दिया होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? केरल है। ये भी जो क्वेश्चन था ये अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं थी। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि टोटल जो 8 जो क्लासिकल डांस हैं वही सिर्फ पढ़ने में फ़ायदा है, और कुछ आप कितना भी जो लोक कला है, लोक कला आप कितना भी पढ़ लो, इतने सारे लोक कला हैं कि वो जल्दी मिलते ही नहीं है। जो ज़्यादा चर्चित हैं बस उसे याद रखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो ये समझिए कि आपका किस्मत सही नहीं था। ठीक है, तभी ऐसा आया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? इन विच 5 ईयर प्लान वाज द ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया? तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? पहला चला 51 से 56, दूसरा चला 56 से 61, है ना, फिर तीसरा चला 61 से 66, फिर चला 67 68 तो गैप रहा था, फिर 69 से 74। तो ये जो है 69 से 74 जो है चौथी पंचवर्षीय योजना चली, और इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्या? गरीबी हटाओ का नारा दिया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनावी सभा के दौरान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं पंचवर्षीय योजना जो है अपना जो लेक्चर 2 था स्टैटिक्स वाला, उसमें मैंने करवाया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से सबसे अधिक कौन सी फसल प्रभावित हुई थी? विच क्रॉप वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन? यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह छूटा हुआ है। ठीक है, इसमें धान, गेहूं, मक्का और बाजरा, ये चारों फसल पर हरित क्रांति का जो नियम था वो लगाए गए थे, लेकिन सबसे अधिक जो उत्पादन, जो सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिला था वो गेहूं के फसल को देखने को मिला था। तो इसका आंसर गेहूं राइट होगा, राइट आंसर इसका गेहूं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति जो है उसके जनक माने जाते हैं कौन? तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व में, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और इनको जो है एम.एस. स्वामीनाथन को 2024 का जो है भारत रत्न दिया गया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 61 से 66। इस पंचवर्षीय योजना जो तीसरी थी, थर्ड, उसमें जो है हरित क्रांति शुरू हुई थी। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस पे मिला, देखने को मिला? तो गेहूं पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे। पूरी रथ यात्रा में भगवान कृष्ण और बहन सुभद्रा के अलावा किसका रथ शामिल किया जाता है? अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा एंड सिस्टर सुभद्रा, हुज कैरियोट इज इंक्लूडेड इन द पूरी रथ यात्रा? तो इसमें जो है ये किसका? हाँ, बलराम का जो रथ है, इनका जो रथ है उसको भी शामिल किया जाता है। और बलराम का जो राइट आंसर इसमें दिया हुआ था, बलराम नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे, यहाँ जो प्रश्न पूछे गए थे वहाँ पे लिखा हुआ था बलभद्र लिखा हुआ था। और इसी में भी मैं भी कंफ्यूज हो गया था, पता नहीं मैं क्या आंसर मार के आया हूँ, मुझे खुद ही याद नहीं है। ठीक है, मैं खुद
कंफर्म नहीं हूँ कि मैंने इसमें कौन सा आंसर लगाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बलभद्र, जिनको बलराम भी कहा जाता है ना। भगवान कृष्ण के भाई थे कौन? बलराम। आगे बढ़ते हैं और हम आपसे अब बात करेंगे कि और भी कौन सा प्रश्न आया। तो मैंने आपको टोटल अभी जो करवाए वो 23 प्रश्न आपको करवा दिए। कितने? 23। और जो 2 प्रश्न थे वो मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये चीज़ क्लियर हो तो आप हमें कमेंट में आप ज़रूर भेजिएगा। एक प्रश्न आया हुआ था फार्म प्रोडक्शन फार्मूला से। ठीक है, फार्म प्रोडक्शन फार्मूला कंपनी उत्पादन सूत्र से था। पता नहीं उसमें कुछ इन्वेंशनरी क्या था, इन्वेंशनरी फार्म प्रोडक्शन फार्मूला से था। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से एक जो है प्रश्न आए हुए थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। ठीक है, वो भी मुझे पूरा याद नहीं है, इसलिए मैंने इसे भी नहीं लिखा। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से था, ये इतना तो याद है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे कि आपके सामने मैं बोला था कि लास्ट में मैं कुछ बताऊंगा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है लास्ट समय मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि लास्ट समय में मैं क्या करूं, किसी का जो है 23 को एग्ज़ाम है, किसी को 25 का एग्ज़ाम है, तो लास्ट समय में क्या करें, जीए पढ़ें कि नहीं पढ़ें, है ना। तो मैं तो एकदम मतलब कि मेरे हिसाब से जो है ये जो है जीएस पढ़ना लास्ट समय में जो है वो समय की बर्बादी है। उससे अच्छा है कि आप जो है वो जो क्या करो कि प्रीवियस ईयर के जो इंग्लिश हैं, प्रीवियस ईयर के एंटो साइनो कर लो। क्या कर लो? एंटो और साइनो का रिवीजन कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लो, उसका रिवीजन कर लो। ठीक है, ईडियम्स फ्रेज कर लो। क्या कर लो? ईडियम्स और फ्रेजेस कर लो, ईडियम्स एंड फ्रेजेज कर लो, ये ज़्यादा आपको काम कर जाएगा। और क्या करो, तो आप ये कर सकते हो कि 8 से 10 जो है क्लोज टेस्ट आप लगा लो। 8 से 10 जो है क्लोज टेस्ट का आप प्रैक्टिस कर लो। और जो PQRS हैं, PQRS इसका आप प्रैक्टिस कर लो, कम समय में हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छा रहेगा। PQRS से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट तो आना ही आना है ना। 8 से 10 को बना लोगे, एक कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा। और ईडियम्स फ्रेज जो है इसका एक रिवीजन कर लो, 1 या 2 तो इससे भी आने ही वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे और एंटो साइनो तो आएंगे ही। तो इतना जो है ये लिमिटेड है, इसको आप कर सकते हो। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये आप कर लो एक बार, ये कम समय में आप कर सकते हो। और क्या करो, तो आप मैथ के लिए जो है सॉरी 1 मिनट दोस्तों, मैथ के लिए जो है वह मैथ का जितना भी फार्मूला है वो आप एक बार ज़रूर इसको रिवाइज कर लो। क्या कर लो? मैथ्स के जो फार्मूले हैं उसको आप एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ का रिवीजन एक बार मैथ का जो फार्मूला है एक बार रिवीजन कर लेने से जो है आपको जो है वहाँ पे आप फार्मूला भूलोगे नहीं, और जो है कि वहाँ पे मैथ्स बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हम और ये बोलना चाहेंगे कि अगर आपको अगर मान के चलिए अगर जीके अगर पढ़ना भी है तो वैसे टॉपिक पर हो जो कि मतलब 2024 में उससे बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं बोलता हूँ कि आपके शिफ्ट में भी वो प्रश्न आएंगे ही, लेकिन एक जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है कि 5 ईयर प्लान से जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इसको कर सकते हो। क्या? 5 ईयर प्लान से आप प्लान को आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लीजिए। क्या देख लीजिए? ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। फिर सामाजिक सुधार जो अधिनियम जो आए हुए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। सामाजिक सुधार जितने भी अधिनियम है वो देखिए। फिर इकोनॉमिक्स आप ज़रूर कीजिए। इकोनॉमिक्स में आप जीडीपी, ठीक है, एनएनपी, क्या जीडीपी, एनएनपी और जीएनपी इसको कर लो। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ है तो उसको कर लो, प्रोडक्शन देख लो, मांग का नियम देख लो। ठीक है, मांग का नियम पूरा देख लीजिए आप, ये सब देख लीजिए। ठीक है, और क्या कर लो, तो पद्म पुरस्कार कर लो। क्या कर लो? पद्म पुरस्कार एक बार देख लो पूरा, पद्म पुरस्कार ये भी देख लो, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। और जो कुछ जो महत्वपूर्ण जो अध्ययन है उसको आप देख लीजिए, जैसे कि स्टडी, जैसे कि आप एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का जो अध्ययन होता है उसको, तो स्टडीज़ देख लीजिए आप। 1 मिनट, स्टडीज़ देख लीजिए। ठीक है, और जो कुछ महत्वपूर्ण जो अध्ययन है महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उसको आप देख लीजिए, और जो संशोधन है वो देख लीजिए। ठीक है, इतना ही देखिए, ज़्यादा करंट के चक्कर में आप मत रहिए, क्योंकि करंट में पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछेगा, कोई उसका गारंटी नहीं है। ठीक है, और रीजनिंग क्या करो कि रीजनिंग के लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस में बने रहो। रीजनिंग के लिए क्या करो कि आप
प्रैक्टिस में बने रहो। उसका जो है कि आप मॉक टेस्ट लगा लो 25-25 का, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा ये ऐसा सोच है, ठीक है। अगर आगे अगर एग्ज़ाम होता तो मैं यही करता, ठीक है। इसलिए मैंने आपको भी बताया। बाकी आप जो हो अपने सोच के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि हर किसी का अलग अलग सोच होता है। और एग्ज़ाम के बाद मुझे मत आप कोसना कि आप बताए और उससे क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि मैं कि कोई एस्ट्रोलॉजी तो हूँ नहीं, है ना, कि मैं ऐसे ही बता दूं। अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही सारा प्रश्न जो है मुझे भी पता होता, और मैं भी जो क्या करता कि मैं भी जो मेरा जो एग्ज़ाम है मैं 25 में 25 सही करके आता, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर भेजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।